हेलो फ्रेंड, वेलकम टू नई सोच। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 एमपी बोर्ड के द्वारा जारी किए गए आदर्श प्रश्न पत्र में जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनके सॉल्यूशन को देखेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने आपको आदर्श प्रश्न पत्र के एमसीक्यू कराए थे। उसमें बोला था कि हम आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं वो कौन कौन से क्वेश्चन हैं जिनके आज सॉल्यूशन करने वाले हैं। ये 5th नंबर क्वेश्चन में ये 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, इनके हम अभी सॉल्यूशन देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे, निम्नलिखित जालकों में प्रत्येक की एक एक कोशिका में कितने जालक बिंदु होते हैं। तो ये 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, फलक केंद्रीय घनीय की, फलक केंद्रीय चतुष्कोणीय और अंतः केंद्रीय के। तो हम सबसे पहले फलक केंद्रीय घनीय का देखते हैं। तो फलक केंद्रीय घनीय में जालक बिंदु की संख्या 8 कोनों पर और 6 फलक केंद्र पर होती है। इस टाइप से 14 होते हैं। और फलक केंद्रीय चतुष्कोणीय की भी 14 ही होते हैं। और अंतः केंद्रीय में जालक बिंदुओं की संख्या भी इसमें 8 कोनों पर होते हैं और एक अंतः केंद्र पर होता है। तो इस टाइप से 9 होते हैं। अब इनको हम डिटेल में देखते हैं। फलक केंद्रीय एकक सेल में, इस एकक सेल में कोनों के अतिरिक्त एक एक जालक बिंदु प्रत्येक फलक के केंद्र पर भी पाए जाते हैं। तो ये आपको दिख रहा होगा कि ये है एक फलक केंद्रीय एकक सेल। इसमें ये एक घन है, इसमें ये 8 इसके कोनों पर होते हैं इस टाइप से। और इसके 6 फलक में एक एक फलक बिंदु पाया जाता है। इसका एक अंतः केंद्रीय में 9 होते हैं। किस टाइप से होते हैं? 8 कोने पर होते हैं और एक किसी भी फलक पर पाया जाता है। इसकी थोड़ी और डिटेल लिखते हैं। फलक केंद्रीय घनीय एकक कोशिका में, ऐसी एकक कोशिका में कोनों पर उपस्थित अवयवी कणों के अतिरिक्त एक अवयवी कण प्रत्येक फलक के केंद्र में होता है। और अंतः केंद्रीय एकक कोशिका में, इसका डायग्राम ये था। अंतः केंद्रीय एकक कोशिका में इसमें यही लिखा है कि अंतः केंद्रीय एकक कोशिका में 8 जालक बिंदु कोनों पर तथा एक फलक बिंदु किन्हीं 2 विपरीत फलों के केंद्र पर उपस्थित होते हैं। अंतः केंद्रीय घनीय एकक कोशिका में, इसमें एकाका में एक अवयवी कण दोनों में उपस्थित कणों के अतिरिक्त उसके अंतः केंद्र में स्थित होता है। इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विथ नई सोच पर मिल जाएगी, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आदर्श तथा अनादर्श विलयन में अंतर लिखिए। तो आदर्श और अनादर्श विलयन में यहाँ अंतर देखेंगे। आदर्श विलयन, आचमन द्वारा द्रवों को पृथक करना संभव है। आदर्श विलयन में यदि आचमन करते हैं तो द्रवों को पृथक किया जा सकता है। और अनादर्श विलयन, आचमन द्वारा केवल एक द्रव्य शुद्ध अवस्था में प्राप्त होता है। राउल्ट नियम का पालन करता है या राउल्ट नियम का विचलन दर्शाता है। विलयन का आयतन अवयवों के आयतनों के योग के बराबर होता है। इसमें विलयन का आयतन अवयवों के आयतन के योग के बराबर नहीं होता है। चौथा है, एंथैल्पी परिवर्तन नहीं होता है और इसमें एंथैल्पी परिवर्तन होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आप लोग के एमपी बोर्ड द्वारा जारी किए गए हैं। इनको आप लोग पढ़ के जाइएगा क्योंकि ये आने की पूरी संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। निम्नलिखित धातुओं को उस क्रम में व्यवस्थित कीजिए जिसमें वे एक दूसरों को उनके लवणों के विलयन में से प्रतिस्थापित करती हैं। ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो इसमें ये 5 धातुएं दी गई हैं, तो उसको क्रम में व्यवस्थित करना है। तो ये क्रम आपको दिया गया है। Mg सबसे पहले आएगा, उसके बाद एल्यूमिनियम, उसके बाद Zn, उसके बाद Fe, उसके बाद कार्बन। इनके सबके आपको परमाणु क्रमांक पता होने चाहिए। हम परमाणु क्रमांक देते हैं। Mg का कितना होता है? Mg का 12 होता है। मैग्नीशियम का, एल्यूमिनियम का 13 होता है। Zn का 30 होता है। जिंक का, Fe का कितना होता है? 26 होता है। और कार्बन का कितना होता है? 29 होता है। इनके परमाणु क्रमांक आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आहन्य समीकरण क्या है, समझाइए एवं इसकी उपयोगिता लिखिए। तो आहन्य समीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए। ये 2 टाइप से पूछ सकते हैं। तो हम पहले आहन्य समीकरण देखते हैं। ताप बढ़ाने पर दर स्थिरांक के मान में वृद्धि हो जाती है जिससे अभिक्रिया की दर में वृद्धि हो जाती है।
अर्नस्ट के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया का दर स्थिरांक ताप के साथ चरघातांकी रूप से बढ़ता है। अर्नस्ट समीकरण देखते हैं क्या होता है। अर्नस्ट समीकरण होता है k = a e⁻ इसे अर्नस्ट समीकरण कहा जाता है। मेनली ये अर्नस्ट समीकरण है। इस समीकरण में यदि सॉल्व किया जाए तो इसमें लॉग लेने पर इसको सॉल्व करेंगे। लॉग लेंगे, दोनों साइड लॉग लेंगे तो ln k = ln a -EA/RT, फिर लॉग के इसको ln को लॉग में चेंज करेंगे तो log a -EA 2.303 RT log k = log a -EA 2.303 R इंटू इस टाइप से लिख देंगे 1/T, फिर log के तथा 1/T के मध्य ग्राफ खींचने पर एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। इस टाइप से इसमें एक ग्राफ बनाएंगे, उसमें log के और 1/T के मध्य एक ग्राफ खींचेंगे जिसकी ढाल क्या होगी, जिसकी ढाल होगी E/A 2.303 R माइनस में। अब इसकी उपयोगिता देखते हैं। अर्नस्ट समीकरण की उपयोगिता क्या है। अर्नस्ट समीकरण की सहायता से सक्रियण ऊर्जा ज्ञात की जा सकती है। ताप के परिवर्तन से दर स्थिरांक का मान ज्ञात किया जा सकता है। और तीसरा, दर स्थिरांक एवं सक्रिय ऊर्जा में संबंध ज्ञात किया जा सकता है। अर्नस्ट समीकरण काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके पेपर के लिए, आप लोग उसके अच्छे से पढ़ के जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भौतिक अधिशोषण तथा रासायनिक अधिशोषण में अंतर स्पष्ट कीजिए। भौतिक और रासायनिक अधिशोषण में अंतर इस प्रकार से है। फर्स्ट देखते हैं। अधिशोष और अधिशोषण के मध्य दुर्बल वान डेर वाल्स बल कार्य करते हैं। रासायनिक अधिशोषण में अधिशोष और अधिशोषण के मध्य प्रबल रासायनिक बल कार्य करते हैं। इसकी अधिशोषण ऊष्मा निम्न 20 से 40 किलोजूल पर मोल होती है और इसकी अधिशोषण ऊष्मा उच्च होती है और 40 से 400 किलोजूल पर मोल होती है। यह उत्क्रमणीय प्रक्रम है, यह अनुत्क्रमणीय प्रक्रम है। भौतिक अधिशोषण में इसमें अधिशोषण बहुपर्तीय होता है, इसमें जो अधिशोषण होता है वह एक परतीय होता है। भौतिक अधिशोषण में भौतिक अधिशोषण निम्न ताप पर अधिक तथा उच्च ताप पर बहुत ही कम होता है। रासायनिक अधिशोषण में उच्च ताप पर अधिक किंतु निम्न ताप पर बहुत ही कम होता है। 6 अधिशोषण में विशिष्टता नहीं होती है और इस अधिशोषण में अति विशिष्टता होती है। आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आप लोग को वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक एंड शेयर करें और इसकी PDF स्टडी विद नई सोच से डाउनलोड कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।